स्वच्छ भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। संपूर्ण ब्रह्मांड में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन के लिए महत्वपूर्ण निर्मल हवा के साथ पानी भी उपलब्ध है। यूं तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन बारिश प्रकृति का अनुपम उपहार है। जल के बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। इस दुनिया के सभी जीवित प्राणियों के लिए पानी बेहद आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कहें तो सृष्टि का आधार भी पानी ही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत कार्यक्रम जब हम कहते हैं, स्वच्छ भारत मिशन जब हम कहते हैं, तो हम जानते हैं कि इसमें बात होती है स्वच्छता के बारे में, बात होती है शौचालयों के निर्माण और उनके रखरखाव और उनके इस्तेमाल के बारे में, और साथ ही बात होती है जल के बारे में। और जल के विषय में यूं भी कहा जाता है कि जल ही जीवन है, जल है तो कल है, पानी के महत्व को समझिए। ये सारी बातें हमसे कही जाती है इसीलिए ताकि हम जल के महत्व को समझें, यानी जल को लेकर जागरूकता बेहद ज़रूरी है। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं खास मेहमान। आइए सबसे पहले करवाते हैं उनसे आपका परिचय। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो सामाजिक कार्यकर्ता तो हैं ही, साथ ही जल कार्यकर्ता है। डॉक्टर अरविंद साहब, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में सबसे पहले। और ये वाटर एक्टिविस्ट एक अलग सा कॉन्सेप्ट लगता है, थोड़ा सा बताइए। जल मित्रों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि स्वच्छ भारत मिशन को आज के समय में सभी लोग पहचानते हैं, जानते भी हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसको प्रोपेगेट किया है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम जब शौचालय का प्रयोग करते हैं तो एक जनरल कंसेप्ट है कि ज़्यादा जल की ज़रूरत है फिर आपको, तो वो कहाँ से आए? अब पानी के लिए उपलब्धता काफ़ी नहीं है स्वच्छ पानी की, तो इससे हम मंत्रालय से भी हम जुड़े हुए हैं। हमारे को कुछ प्रोग्राम मिले हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, जिसमें कुछ टेक्नोलॉजी का भी सहारा हमने लोगों ने लिया है। और जो संबंधित विभाग हैं प्रदेशों में, उनको भी हमने उनकी कार्यकुशलता में बढ़ोतरी करने के लिए भी हमने कुछ कार्यक्रम किए। तो जल अपने आप में बहुत ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी होना, उपलब्धता उसके बाद की चीज़ है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जल के विषय में जानकारी हो, इसलिए क्योंकि जल जो है उसको हम अपने हिसाब से पैदा नहीं कर सकते। जितना हमें उपलब्ध है उसी को हमें इस्तेमाल करना है सही तरीके से, इसको ही समझना ज़रूरी है। लेकिन अरविंद कुमार जी, ये सबसे पहले आपसे जाने कि ये जो आपने मूवमेंट शुरू किया पानी को लेकर, इसमें आप 20 राज्यों को आपने कवर किया है, वर्कशॉप्स इतने सारे आप ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं इतने वर्षों से, आर्टिकल्स आपके छपते आ रहे हैं, बहुत काम आप कर रहे हैं। तो पानी को लेकर आम जनमानस की सोच किस तरह की है? आम जनमानस ये सोचता है कि बहुत सारी बारिश होती है यहाँ पे, पानी की तो कोई कमी नहीं है, बाढ़ भी आती रहती है। अब हमें किसी भी परिस्थिति को 3 उसमें तोड़ना है, यानी कि जब एक तो पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, एक पानी बिल्कुल नहीं है और एक कम पानी है। अब उसका चूंकि हमने संचय नहीं किया तो 4 महीने 3 महीने हमारी बारिश हुई, उसके बाद हमारे पे पानी किसी भी उपयोग के लिए नहीं है। तो अब उसमें आप पानी का संचयन करेंगे ताकि आप ज़िंदगी में पानी के विविध जो इस्तेमाल हैं उसके लिए हम पानी का इंतजाम कर सकें। जल संचयन, इन वाटर कंजर्वेशन, और उन तरीकों को हमने अभी जैसे 20 स्टेटों में हम गए तो वहाँ पे हमने एक टर्म है, नई है लोगों के लिए, हाइड्रो जियो मॉर्फोलॉजिकल मैपिंग। यानी कि सैटेलाइट के द्वारा पता लगा लेते हैं कि पानी की जो है करीब 15 मीटर की आप रेडियस में देखेंगे, 15 से 10 मीटर के रेडियस में कितनी गहराई पे किस क्वालिटी का पानी अवेलेबल है, तो वो हम बता सकते हैं उस चीज़ में। किस क्वालिटी का ये भी बता देते हैं। अब नया उसमें कंपोनेंट जुड़ गया है, तो हाइड्रोजियोमॉर्फोलॉजिकल मैपिंग एंड प्रोस्पेक्शन बोलते हैं इस चीज़ को। तो अब किस क्वालिटी का उसमें अवेलेबल है ये भी पता चल जाता है। उससे क्या होगा कि आपने अगर एक योजना आई है माना, तो एक गाँव में आपको ट्यूबवेल लगाने हैं 3 या 4, तो पहले क्या होता था कि 10 से 20-50 जगह लोग खोजते थे, फिर नहीं निकलता था, ट्यूबवेल फेलियर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते थे। इस तकनीकी जानकारी के बाद से, क्योंकि हमने जिनको दिया वो लोग आगे मतलब सीनियर ऑफिशियल थे या चीफ इंजीनियर या जियोलॉजिस्ट या बाकी लोग, उनको भी नहीं पता था कई चीज़ों का। तो अब उस जानकारी के माध्यम से उसका इस्तेमाल करते हुए उनको ट्रेनिंग दी कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे वो उन डेटाज़ को जो आपको मिलेंगे उन डेटाज़ को इस्तेमाल करके आपको पानी की उपलब्धता करनी है। अब पानी एक बार उपलब्ध हो गया, फिर आप उसको निकालेंगे। अब खाली निकालना काफ़ी नहीं है,
जब बरसात का मौसम आएगा तो आपको कहाँ पे संचयन करना है। राइट। अब आपको एक तालाब बनाना है। अब जनरली भी क्या होता है, आप सोचते हैं कि कुछ स्कीम आई कि कोई भी तालाब खोद दीजिए, बाद में 4 महीने में सूख गया वो। तो तालाब कैसी जगह पे हो, ऐसी जगह पे हो कि वहाँ नीचे पानी नीचे न चला जाए, पेबल सैंड ये सब जो चीज़ होती है ना, उसका एक आपको हाइट एक आपको उसके स्टडी करनी पड़ती है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं राजस्थान, और वहाँ पर लक्ष्मण जी हैं, जी हाँ लक्ष्मण लाल जी हैं, जो आर्मी बैकग्राउंड से हैं, जो सेना में रहते हुए डिसिप्लिन और जो उन्होंने सीखा वही सेवा भाव से वो अपने गांव में काम कर रहे हैं। और उनके गांव में सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि एक तो ODF हो गया उनका गांव, रोड की अगर बात की तो उसका निर्माण वहाँ पर उन्होंने करवाया है, और बहुत सारे स्वच्छ भारत की तरह अगर तहत देखें तो काम हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका में यहाँ गाड़ी आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। पहले यहाँ पर सब खुले में जाते थे, तो उसके लिए खुले में जाते थे। और जब मैं फौज में आया तब मैंने सोचा इतना हम पीछे रह गए हैं। गांव की स्थिति बड़ा दयनीय स्थिति बनी हुई थी गांव की। एक्चुअली में यहाँ कोई शौचालय वगैरह था नहीं, तो यहाँ पूरे गांव में मल बिखरा हुआ पड़ा रहता था। महिला को बहुत तकलीफ होती थी, टट्टी करने जाते थे तब भी शर्म महसूस होती थी। जैसे हम घूंघट में रहते हैं, हम कुछ चेहरा छुपाते हैं, इस चेहरे को हम छुपा तो लेते हैं, लेकिन जब टट्टी करने सुबह जाना पड़ता था तब कोई भी आ जाता था तो हम उठ जाते थे यूँ, तो हमको शर्म महसूस होती कोई आ गया है। ये भी हमारी बहन बेटियां हैं, उनकी भी इज्जत जाती है। तो मेरे दिमाग में आ गई है, मतलब यह इसको खुले में शौच से मुक्त करना, ख़त्म करना इसको। परिवार नुकड़ भी बढ़ने नहीं जाए, माथे उठी ना आपने समझो। सबको बताया समझाया कि खुले में शौच जाने से हैजा, उल्टी, दस्त ये बीमारी होती है, तो इससे बहुत से लोग हर साल मरते हैं। हमारे यहाँ जो भी घर बने हुए हैं वो पहाड़ियों पे बने हुए हैं। जो हमारे रोज़मर्रा के जो काम होते हैं उसको लेने के लिए हम पहाड़ के नीचे रोज़ जाना पड़ता है, फिर वहाँ से तोड़ के फिर ऊपर लेके आना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत सारी समस्या थी। हमारे यहाँ पहले शौचालय बनाने के लिए, सामान लाने के लिए रोड नहीं था। रोड बनाने के लिए हमारे ये फौजी अंकल जी हैं, उन्होंने हमें घर घर आके समझाया कि आपके घर तक माल मटेरियल नहीं जा सकता है, तो आप रोड की व्यवस्था कीजिए। यहाँ कैसे रोड बनाना है समझाने के बाद मैं खुद उनके साथ रोड खुदाई किया हमने पहले। सबसे पहले हाथ से गेती और फावड़ा और इनसे किया। पहाड़ी क्षेत्र था, पहाड़ी एरिया था, उसको तोड़ तोड़ के इन्होंने सुगम रास्ता बनाया, और उस रास्ते से इनके यहाँ सामान आया और इन्होंने अपना शौचालय बनाया और उसका उपयोग किया। आज इस पूरे एरिया में जगह जगह शौचालय बनाया गया है। पूरा गांव ODF है, 100% ODF है, खुले में शौच मुक्त गाँव है, कोई भी बाहर नहीं जाता है, सब लोग उसका उपयोग करते हैं। हमारे सबके घरों में शौचालय बन गए, हमको पूरी तरह से सुविधा मिल गई। अगर लक्ष्मण लाल जी डामोर इस अगर गांव में नहीं होते तो शायद यहाँ स्वच्छता का कोई संदेश नहीं जाता। तो हमने देखा राजस्थान के भवाली गांव में लक्ष्मण लाल जी ने कितना अच्छा काम किया, और बहुत लोग उनके साथ जैसे कहते हैं कि उनको देखकर सीख ले सकते हैं और अपने यहाँ इस तरह के प्रयासों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिलहाल हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरविंद कुमार, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, वाटर एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही इंडिया वाटर फाउंडेशन के चेयरमैन भी हैं। तो आपसे अरविंद जी जानना चाहेंगे कि अभी जो पानी की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा आपने बताया कि हाइड्रो जियोमॉर्फोलॉजिकल मैप ये जो है ये बहुत फ़ायदेमंद इसलिए भी है क्योंकि हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है वो एडवांसमेंट जो उस फ्रंट पे हो रही है वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है आने वाले वक्त के लिहाज से भी।
अब उसमें आपने कहा कि जहाँ पानी है वहीं की मैपिंग होती है, उसी रेडियस का अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर पानी निकलेगा, तो उसमें एनर्जी बचती है, मैन पावर, रिसोर्सेज, सबकी बचत होती है। लेकिन पानी मिल गया हमें, आपने कहा कि उसका संचयन जो है उसको समझना ज़रूरी है। कुछ चीज़ें हमारी मानसिकता और हमारी आदतों से जुड़ी हुई हैं, तो हम लोगों को ये लगता है कि पानी उपलब्ध हो रहा है तो अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल करो। आने वाले समय के लिए उनको चेताने के लिए, जगाने के लिए कुछ इसके लिए भी आप कोशिश करते हैं? जी, दरअसल जिस तरह से एक आम जनमानस के मन में विचार है जी कि उसे लगता तो है कि पानी की कोई कमी होने वाली है, लेकिन अभी पूरी तरह से उसका अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि अगर जो क्लाइमेट चेंज का जो असर है, अब आने वाले टाइम में अगर 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो फसलें जो है करीब 30% कम हो जाएंगी। तो उसका सीधा संबंध जो होगा आपका, वो कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज का 1/3 पानी है, तो पानी पर असर पड़ा तो फसल पे जाके असर पड़ा जी। फसल पर असर पड़ा तो आपके चूँकि 80% आपकी जो इनकम है वो एग्रीकल्चर से आती है, आपके 80% लोग 70% लोग जो है एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते हैं। तो पानी की उपलब्धता का खाली ये नहीं कि हम प्यासे मर जाएं खाली उससे होगा, हमारी पूरी ज़िंदगी उससे इन्फ्लुएंस हो जाएगी। बिल्कुल। और इतना ही नहीं सर, ये तो आप ये भी देखिए कि आपने कहा कि कृषि पर निर्भर है, उसके अलावा अन्न की उपलब्धता अगर 30% आप बता रहे हैं कि वो कम हो जाएगा तो लाजमी है कि जो हमें अन्न मिलता है उसमें भी कमी आएगी। बिल्कुल। तो इसी के लिए अब जैसे मैंने एक सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 7 साल पहले हमने मेघालय में एक काम किया। अब मेघालय सभी ने सुना था कि मेघालय बहुत सारी बारिश होती है, वहाँ पे चेरापूंजी है जी। लेकिन सच तो ये है कि 2 महीने बारिश काफ़ी होती है, उसके बाद उसे हम वेट डेजर्ट बोलते हैं। यानी कि 2 महीने के बाद वो अपर लेयर बह के चली जाती है आपके बांग्लादेश में, तो वहाँ तो बहुत खुशहाली होती है, बहुत पानी होता है। यहाँ पानी नहीं होता था। तो जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सारे जो कंपोनेंट्स हैं सबको स्टडी किया कि कारण क्या है। अब था कि झूम कल्चर था, यानी कि लोग कृषि जो थी यहाँ करी, फिर देखा पानी की कमी है, कुछ और चीज़ें दूसरी जगह जाके कर दी। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोलते हैं, उसकी तरफ भी ध्यान दिया। पानी की उपलब्धता जिसे बोलते हैं वाटर का स्कैर्सिटी है, उसके बारे में भी ध्यान दिया। संचयन भी हो, उपलब्धता भी हो, इस्तेमाल भी हो। और तीसरा जो था कि एनर्जी का भी। तो पानी के लिए तो जैसे हिली टेरेन था तो 10,000 जल कुंड बने। तो वो बरसात 2 महीने हुई तो भर गए। उन जल कुंडों का इस्तेमाल हमने क्या कहते हैं पीने के पानी में भी उपयोग आया उसका। उसको मछली पालन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पशुपालन जिसमें भी उसमें उसका इस्तेमाल हुआ। और बचे हुए पानी से जो है हमने, जैसे कि एक और चीज़ होती है कि हमारे लिए जैसे वन जरूरी है। किसी ने कहा वन क्यों जरूरी है? वन इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जैसे मेघालय जैसे स्टेट जहाँ ट्राइबल स्टेट है, वन पे डिपेंड करते हैं। बिल्कुल। तो उसके बीच में पानी का संचयन भी किया गया, उनमें उनको फ्रूट लगाने की आज़ादी भी करी गई, तो एक मॉडल बन के आया। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हम जानते हैं पूरे भारतवर्ष में बहुत काम हो रहा है। सभी उम्र के लोग, सभी वर्ग के लोग इसमें आगे आ रहे हैं। विशेषकर यहाँ पर अगर बात की जाए महिलाओं की, तो महिलाएं जो हैं वो इसके महत्व को अब समझ चुकी हैं कि शौचालय कितने ज़रूरी हैं और वो आगे आ रही हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें स्वच्छ शक्ति सम्मान से अलंकृत किया गया। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव कडेल में राजमिस्त्री का काम करने वाली आशा की। गांव की सैकड़ों महिलाओं का नेतृत्व कर उन्हें स्वच्छता मिशन में जोड़ने वाली आशा। इन्हीं के नेतृत्व में प्रशिक्षित महिलाओं को रोजगार के दुगने दाम तो मिले, लेकिन आगे का सफर आसान न था। कोई मानने को तैयार भी ना था कि गांव में शौचालय होने चाहिए, पर आशा की भी जिद थी और उसने वो करके दिखाया जो किसी ने सोचा भी न था। केवल 9 महीनों में कडेल बना खुले में शौच से एक मुक्त गांव। इस तरह हमें मिली एक महिला स्वच्छता चैंपियन। आइए बढ़ाते हैं इनका सम्मान स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से। भरोसे पर तो पूरी दुनिया कायम। ये तो फिर भी तमिलनाडु का छोटा सा गांव जकनराई है, जिसकी एम मलिका ने एक कदम बढ़ाया स्वच्छता की ओर। मगैयर सेल्फ हेल्प ग्रुप की सदस्य और जकनराई पंचायत स्तर महासंघ सचिव एम मलिका
खुले में शौच से मुक्त जगन राय के सपने के साथ मलेगा पर भरोसा किया सरकार ने और उन्हें दिया शौचालय बनाने का प्रशिक्षण। मलेगा जानती थी कि पहाड़ी इलाके की अपनी ही बाधाएं होती हैं। मलेगा अपनी साथी महिलाओं के साथ सुबह 4 बजे जमा देने वाली ठंड में स्वच्छता के प्रचार में निकलती थी। मलेगा ने हर चुनौती का डटकर सामना किया। जहां पानी की समस्या थी, वहां पानी पहुंचाया, जरूरतमंदों को लोन दिलवाया। बच्चों की मदद से स्थानीय आदिवासियों की मानसिकता बदली कि घर में शौचालय होना अशुभ है और देखते ही देखते जगन राय में शुरू हुआ व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों के निर्माण का दौर। मलेगा आज स्वच्छता अभियान के तहत प्रशिक्षण पाकर बनी है स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर, जिसकी प्रेरणा और परिश्रम से आज कई जिले निकल पड़े हैं खुले में शौच से मुक्त होने की ओर। तो आइए स्वच्छ शक्ति पुरस्कार से बढ़ाते हैं सम्मान देश की एक और महिला स्वच्छता चैंपियन का। उत्तर प्रदेश के फैजाबाद के फैवतपुर गांव की महिला सरपंच मंजू मौर्य का चुनौतियों के साथ मानो एक पुराना सा रिश्ता है। वो जब भी अपने गांव के विकास के बारे में सोचती है, चुनौतियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब मंजू ने अपने गांव को खुले में शौच से मुक्त कराने का प्रयास किया। कभी लोगों का विरोध, तो कभी अपमान से भरे शब्दों की बौछार, कभी सहयोग की कमी, तो कभी पत्थरों का वार। पर ये तो मंजू थी, अपने कान बंद रखे और काम जारी। आखिरकार चुनौतियां हारी और मंजू जीती। आज मंजू के गांव में शौचालयों का निर्माण जारी है और खुले में शौच मुक्त बन रहा है गांव। वो कहते हैं ना, जहाँ चार